और एक अनुमान है कि कम से कम 1 बरस का समय और मुझे लगेगा पूरे बिहार की यात्रा को पूरा करने में। पदयात्रा का जो मुख्य 3 उद्देश्य है, पहला उद्देश्य ये है कि मैंने अपने 20 वर्ष के करियर में जो अनुभव हासिल किया, पहले 10 वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में और फिर बाद के 10 वर्षों में जो इस काम को मैंने किया, जिसको आप लोग राजनीतिक रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधन वगैरह जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं, इस 20 वर्ष के अनुभव के आधार पर मैंने ये जो आकलन किया है कि बिहार में जो हम लोग की परेशानी है, गरीबी है, पिछड़ापन, बदहाली है, इसका मूल कारण यहाँ के लोगों की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है। ये भ्रष्टाचार की वजह से बिहार पिछड़ा है, ऐसी बात नहीं है। जाति की वजह से बिहार पिछड़ा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैंने पूरे देश दुनिया में काम किया है, ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं है। ये भी सही बात नहीं है कि जाति सिर्फ बिहार में ही है। लेकिन बिहार में सबसे अलग बात यह है कि पूरे 5 वर्ष यहाँ के लोग अपने दुख तकलीफ में रहते हैं। उनको पता है कि यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, उपचार की व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है, सड़क नहीं है, नाली गली पानी नहीं है, रहने जीने खाने का कोई अच्छा व्यवस्था नहीं है। इन सारी बातों को जानने, समझने, झेलने के बाद भी जब लोग वोट करने जाते हैं तो पिछले 30-35 वर्षों में बिहार में अधिकांश लोगों ने सिर्फ 4 मुद्दों पर वोट किया है। पहला मुद्दा है जाति, दूसरा मुद्दा है हिंदू मुसलमान धर्म, तीसरा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सिर्फ भाजपा के डर, लालू जी के डर से भाजपा को या लालू के विरोध में खड़े हुए पार्टियों को वोट करता है, और एक माइनॉरिटी का, मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग है जो करीब 18% वोट है, वो सिर्फ भाजपा को इसलिए वोट कर रहा है क्योंकि लालू जी को इसलिए वोट कर रहा है क्योंकि उसको भाजपा से डर है। इन्हीं 4 बिंदुओं पर तो सारी समस्याओं को समझने, झेलने के बाद, चर्चा करने के बाद जब चुनाव होता है तो लोग मूलतः इन्हीं 4 बात पर वोट करते हैं। इसी सीख से, इसी अनुभव के आधार पर पदयात्रा का पहला उद्देश्य बनाया गया कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया जाए कि आपने जाति पर वोट करके देख लिया, आपने धर्म विचारधारा के नाम पर वोट करके देख लिया, आपने उम्मीदवारों को वोट करके देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। एक बार आप अपने बच्चों के लिए वोट करके देखिए, देश के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। तो पदयात्रा का ये पहला उद्देश्य है, गांव-गांव जाना और छोटी-छोटी नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को ये बताना कि आप अगर अपनी बदहाली परेशानी से निकलना चाहते हैं तो आने वाले समय में वोट जिसको भी करना है कीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए कीजिए। और इसी क्रम में हम लोग जब पदयात्रा में पिछले 17 महीने से चल रहे हैं तो प्रतिदिन हम लोग 4 से 5 हर 2-2.5 किलोमीटर पर एक ऐसी जनसभा, छोटी सभा हम लोग करते हैं। दूसरा पदयात्रा का जो उद्देश्य है कि बिहार में 55% लोग ऐसा मानते हैं कि बिहार में राजद, जदयू और भाजपा कांग्रेस से अलग एक नया दल और विकल्प बनना चाहिए। इसको लेकर आधे से ज्यादा लोगों में सहमति है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनसुराज बनना चाहिए या जनसुराज को वोट पड़ना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आधे से ज्यादा लोग ये समझते हैं कि अभी के जो यहाँ 3 प्रमुख दल हैं, इनसे अलग हटकर बिहार में एक नए दल, नए विकल्प की जरूरत है। इसी आंकड़े के आधार पर, इसी समझ के आधार पर पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य बनाया गया कि अगर बिहार में आधे से ज्यादा लोग चाहते हैं कि बिहार में एक नया दल बनना चाहिए, तो मैं समाज में जाऊं, लोगों की मदद करूं, उनके बीच से ऐसे लोगों को निकालूं जो नया दल बनाना चाहते हैं, और उनको दल बनाने में जो मदद चाहिए, सलाह चाहिए, सुविधा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, वो जनसुराज के माध्यम से उनको दूं। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जो पहले काम करते थे, नेताओं को, दलों को सलाह देते थे, और आज जो कर रहे हैं इसमें बहुत कोई फर्क है। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें मूलतः कोई फर्क नहीं है। काम मैं वही कर रहा हूं जो पहले करता था। पहले मैं दलों को, नेताओं को सलाह देता था, उनके दलों को व्यवस्थित करने में उनकी मदद करता था, उनको चुनाव लड़ने में मदद करता था। अब मैंने दलों और नेताओं को छोड़कर बिहार के समाज के लिए ये काम शुरू कर दिया है। लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई आप कैसे संगठित होकर दल बना सकते हैं, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा सकते हैं, कैसे आप चुनाव लड़ेंगे तो आप चुनाव जीत सकते हैं। तो पहला उद्देश्य ये है, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर लोगों को बताना
कि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नया दल बनाने की जरूरत है तो आइए, कंधा लगाइए, खुद दल बनाइए। पैसे की, जाति की, व्यवस्था की चिंता मत कीजिए। वो चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर, जनसुराज पर छोड़िए। लेकिन अगर आपको बिहार में नया दल बनाना है तो इसमें आप साथ में आइए। और तीसरा और अंतिम जो इसका उद्देश्य है, अगर लोग सही तरीके से वोट कर भी दें, सही लोगों का दल बन जाए, उसका चुनाव हो भी जाए, तो भी बिहार की बदहाली, परेशानी दूर तब तक नहीं होगी जब तक उन लोगों के पास बिहार को सुधारने का एक विजन, एक कार्यक्रम, एक सोचा समझा प्रयास करने का आधार ना हो। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य है कि बिहार के 8,500 पंचायतों का, हर पंचायत का अलग अलग अगले 10 बरस में 10 बरस की योजना बनाना, ताकि हर पंचायत के लिए चुनाव से पहले लोगों को ये बताया जा सके कि अगर वो जनसुराज का कल जनता की सरकार बनती है, जनसुराज की सरकार बनती है, तो आपके पंचायत में उनके पंचायत को विकसित बनाने के लिए क्या किया जाएगा। और ये जो योजना हम लोग बना रहे हैं, यही वजह है कि पदयात्रा में इतना समय लगता है। अगर खगड़िया में 150 पंचायत है तो संभव है कि मैं पैदल चल के 50 पंचायत में, 60 पंचायत में जाऊं, लेकिन खगड़िया छोड़ने से पहले मैं पूरे ही पंचायतों का, 100% पंचायतों का योजना बनाने के बाद ही निकलूंगा। चाहे मैं खुद वहां जाऊं या मेरे टीम के साथी जाएं, और हर पंचायत की योजना में वहां की जो स्थानीय समस्या है उसका आकलन करके उसको सुधारने की बात, लेकिन साथ साथ 3 बातों की योजना बनाई जा रही है। पहला, हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए विश्व स्तरीय व्यवस्था कैसे बनाई जाए। दूसरा, हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं। और तीसरा, बिहार में जो खेती होती है, जो खाने वाली खेती है, इसको पंचायत के स्तर पर इसका अध्ययन करके इसको कमाने वाला खेती कैसे बनाया जाए। जैसे आप गांव देहात में देखते हैं, लोग कहते हैं कि भैया रोपनी करने आए हैं, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे। मतलब उनके दिमाग में है कि खेती तो वो इसलिए करने आए हैं कि बच्चों के, परिवार के खाने की व्यवस्था हो जाए, खेती को लोग कमाने का जरिया नहीं मानते हैं। तो इन तीनों उद्देश्य को लेकर हम लोग ये पदयात्रा कर रहे हैं। आधा, जैसा मैंने आपको भी बताया, करीब करीब आधा बिहार कर लिया है, और आधा बिहार करने में आने वाले समय में 1 से 1.5 साल और समय लग सकता है। अभी तक के पदयात्रा के जो अनुभव रहे हैं उसका मैं एक संक्षिप्त ब्यौरा आपको दे दूं। अभी तक 17 महीने में बिहार में 4,500 से ज्यादा गांव में पैदल चल के जो मैंने पाया, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन। ये आप कहेंगे कि भैया ये तो हम लोग को खगड़िया में बैठे बैठे पता है कि बेरोजगारी और पलायन बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए पदयात्रा करने की क्या जरूरत है? पदयात्रा करने की जरूरत यह है कि जब हम लोग इतने गांव में गए तो इन दोनों समस्याओं की विकरालता का, इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनी। जैसे सामान्यतः हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो पलायन है ये सिर्फ गरीबों का मसला है, लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। पदयात्रा के दौरान जो मैंने देखा, अनुभव किया कि पलायन एक ऐसा विषय है जिससे कोई परिवार अछूता नहीं है। जो गरीब परिवार हैं उनके बच्चे बाहर मजदूरी करने के लिए पलायन कर रहे हैं, जो मध्यम वर्गीय या समृद्ध परिवार हैं उनके बच्चे पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन बाहर तो हर व्यक्ति को ही जाना है। ऐसा शायद ही कोई परिवार है जिसमें पति पत्नी, माँ बाप, बाल बच्चे साथ में रह रहे हैं। पलायन की वजह से बिहार में परिवार की संकल्पना ही धूमिल पड़ती जा रही है। लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जो परिवार में नवयुवक है, जो पुरुष वर्ग में का साथी है, उसको साल में 10 महीने 12 महीने घर परिवार से अलग ही रहना पड़ेगा। इसका विकरालता का आलम यह है कि जब गांव में हम लोग चले हैं, ज्यादातर गांव में बूढ़े लोग मिलते हैं, महिलाएं मिलती हैं, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे मिलते हैं। नवयुवकों की संख्या गांव में बहुत कम रह गई है। जिन पंचायतों में बाढ़ का प्रकोप है वहां 60 से 70% युवा आज बिहार से बाहर रह रहा है। जिन पंचायतों में, प्रखंडों में बाढ़ का खतरा नहीं है, वहां पर भी 40 से 50% युवा जो है वो बाहर रह रहे हैं। इसी तरीके से बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी यहाँ बहुत है, ये बात सब लोग जानते हैं। लेकिन ये बेरोजगारी भी सिर्फ यहाँ पर अनपढ़ या पढ़े लिखे किसी एक वर्ग, एक समाज की समस्या नहीं है। जो बिहार में सो कॉल्ड समृद्ध लोग हैं,
उनके बच्चों के रोजगार की भी समस्या बहुत ही बड़ी है। मैं रास्ते में चलता हूँ तो ऐसे लोग जिनके पास 10-20 बीघा जमीन है, रोजी रोजगार है, पेट्रोल पंप है, छोटा मोटा व्यापार करते हैं, वो भी आकर अपने बच्चों के 20,000 25,000 रुपए के नौकरी के लिए भी हाथ पैर जोड़ने को लोग तैयार हैं। बेरोजगारी का आलम ये है। तो बेरोजगारी और पलायन यहाँ की सबसे बड़ी सर्वस्पर्शी, समाज के हर वर्ग हर जाति को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा दिखा। दूसरा जो इसी तरह का सबसे बड़ी परेशानी दिखी वो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी। हम खुद सरकारी विद्यालय में बिहार में पढ़े हैं, लेकिन हर जिले में प्रखंड के स्तर पर, अनुमंडल के स्तर पर 2-4 विद्यालय यहाँ हमेशा ऐसे थे, सरकारी विद्यालय, जिनमें पढ़कर आप अपना जीवन सुधार सकते थे। लोगों को मालूम है भैया एमएस कॉलेज है, लंगट सिंह कॉलेज है, सीएम साइंस कॉलेज है, पटना साइंस कॉलेज है, पटना कॉलेज है, अगर हम वहां पहुंच गए हमारी जीवन बेहतर हो सकती है। पिछले 15-20 सालों के जो ये समतामूलक शिक्षा नीति का असर ये हुआ कि पूरी व्यवस्था ही चौपट हो गई। कई लोगों को ऐसा लगता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब है कि यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं या शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। कुछ लोग ये बताते हैं कि स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है इसलिए बिहार में शिक्षा व्यवस्था खराब है। मैं इस दोनों बात को सिरे से खारिज करता हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर सिर्फ खिचड़ी बांटने से बिहार में शिक्षा व्यवस्था खराब हुई है तो 8वीं क्लास से ऊपर के जो विद्यालय हैं वहां पर तो खिचड़ी नहीं बंटता है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? अगर सिर्फ शिक्षकों की गुणवत्ता से, नियोजित शिक्षकों की वजह से ही शिक्षा व्यवस्था खराब हुई है तो सीएम साइंस कॉलेज में, एमएस कॉलेज में, लंगट सिंह कॉलेज, पटना कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है? वहां पर तो नियोजित शिक्षक नहीं है। इसको अगर आप गहराई से देखेंगे, शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे जो मूल कारण है वो है कि शिक्षा समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में अब रहा ही नहीं। मैं समाज पर भी जोर दे रहा हूं, सिर्फ सरकार नहीं, लोगों के भी दिमाग में शिक्षा की जो महत्ता पहले थी वो कहीं न कहीं धीरे धीरे कम हो गई है। जितने शिक्षण संस्थान हैं वो सिर्फ खिचड़ी और सरकारी व्यवस्था को, सरकारी सुविधाओं को बांटने का केंद्र बना दिया गया है। तो स्कूल से खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज से डिग्री बंट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार के कालखंड का, उनके 18-19 साल के शासनकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि कल एक अच्छी सरकार आ जाए, सड़क यहाँ टूटी हुई है, इस ग्राउंड में जहाँ बैठे हैं यहाँ फील्ड अच्छा नहीं है, ये फील्ड बन सकता है, स्टेडियम बन सकता है, सड़क बन सकती है। लेकिन जो 2 पीढ़ी के लोग इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, कल अगर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो उनका जीवन अब सुधरने वाला नहीं है। इसलिए समाज कभी भी इस चीज के लिए, जब भी उसको इस बात का संज्ञान समाज लेगा, जब भी उसको चेतना आएगी, वो कभी भी लालू नीतीश को इस बात के लिए माफ नहीं करेगा। मैंने लालू जी के लिए भी ये बात कही है। लालू जी के लोगों का, उनका खुद का दावा रहा है कि हमने गरीबों को, वंचितों को आवाज दी, सम्मान दिया। बिल्कुल ठीक बात है, मैं बिल्कुल कैमरे पर कहता हूं लालू जी ने ऐसा काम किया और इस बात के लिए लालू जी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन उससे जो बड़ी बात है कि लालू जी ने जिन समाज के वर्गों को सम्मान दिया, आवाज दिया, उन समाज के वर्गों के बच्चों को शिक्षा नहीं दी, उन बच्चों को, उन समाज के लोगों को जमीन नहीं दिया, उनको पूंजी, व्यापार, रोजी रोजगार नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि ये 25-30 वर्ष से आवाज पाए हुए लोग लालू जी के सम्मान में, लालू जी के लिए आवाज तो लगा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों की, उनके परिवार की स्थिति नहीं बदली। बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या बिहार में मुझे दिखी वो है किसानों की बदहाली। एक लाइन में अगर मैं कहूं तो रास्ते चलते हुए गांव देहात में जो लोग बताते हैं कि भैया पहले जो बिहार में खेती किसानी करने वाले लोग थे, परिवार थे, वो 4-5 वर्ष खेती करते थे, पेट काटते थे, सतुआ खाते थे, तो 1-2 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन खरीदते थे। आज पिछले 10-15 वर्षों में खेती करने वाले लोगों की हालत ये है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी करने वाला नहीं है, कोई रोजी रोजगार नहीं है और आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए, कोई बेटी की शादी लग जाए
तो किसान को 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। ये एक लाइन में किसानों की स्थिति को समराइज करता है। किसानों की स्थिति जो यहाँ बदहाल है, उसके 3 मूल कारण हम लोगों ने देखे। पहला कारण है बिहार में भूमि सुधार का लागू न होना। पिछले 40-45 वर्ष से समाजवाद और समता मूलक समाज की, सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों ने बिहार में कभी भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया। ये बात आप आंकड़ा याद रखिए। देश के बड़े राज्यों में बिहार शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। ये वो जमीन है जहां विनोबा भावे ने वर्षों तक भूदान आंदोलन चलाया था। लेकिन आज किसी को नहीं मालूम है कि जो हजारों एकड़ जमीन भूदान आंदोलन में मिला, वो किसको दिया गया, उसका लाभ किसको मिला। नतीजा भूमि सुधार के लागू न होने की वजह से क्या हुआ है, करीब करीब 1/3 कृषि योग्य जमीन, इसको आंकड़े को याद रखिए, 1/3 कृषि योग्य जमीन का मालिकाना हक यहाँ डिस्प्यूटेड हो गया है। किसी को मालूम ही नहीं है कि जमीन का मालिक है कौन। वो चकबंदी के वजह से फंस गया, कहीं गरमजरुआ हो गया, कहीं सरकार ने कब्जा कर लिया, किसी जमीन का पट्टा दे दिया, उसका कब्जा किसी को नहीं मिला। 1/3 जमीन का मालिकाना हक डिस्प्यूटेड हो गया, तो उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई। जिसके नाम पर जमीन है वो उसमें कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसको ना बेच सकते हैं, ना लोन ले सकते हैं इस पर। और जिसको कई जगह पर जहां कब्जा मिल गया है, उसका वो मालिकाना हक उसको नहीं मिला है, तो वो भी काम नहीं कर रहा है। तो किसानों की और जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी बदहाली का एक बड़ा कारण है भूमि सुधार का लागू न होना। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो है जल प्रबंधन की व्यवस्था न होना। और खगड़िया से बेहतर इसका एग्जाम्पल कुछ नहीं है। 61% जमीन खगड़िया में कृषि योग्य, 61% जमीन पर बाढ़ का खतरा है। नोटिफाइड जमीन है यहाँ की। तो यहाँ पर या तो, और बाढ़ की चर्चा होती है, पूरे बिहार के स्तर में करीब करीब 50% कृषि योग्य जमीन पर बाढ़ का खतरा है। इसकी चर्चा भी होती है, आप लोग बात भी करते हैं, सब लोग इसका संज्ञान भी लेता है। लेकिन एक जो दूसरी बड़ी समस्या मैंने पदयात्रा के दौरान देखी कि जो बाकी 50% जमीन है जहां बाढ़ नहीं आता है, उसमें से भी आधे से ज्यादा जमीन या तो जल जमाव से प्रभावित है या नदियों के कटाव से प्रभावित है। जितने नेपाल से लगते हुए प्रखंड और पंचायत हैं, नेपाल से आने वाली छोटी नदियां हर बार अपना रास्ता बदलती हैं और ऐसे सैकड़ों पंचायत हैं जहां हजारों एकड़ जमीन नदियों के रास्ते बदलने की वजह से बर्बाद हो गई है। उसी तरीके से जब आप नेपाल से थोड़ी दूरी बनाएंगे, गोपालगंज से जब आप चलना शुरू कीजिए, तो गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जैसे जिलों में, खगड़िया में भी अब हम चलेंगे तो देखेंगे जल जमाव एक बहुत बड़ी समस्या है। हर पंचायत में, हर जिले में हजारों एकड़ जमीन जल जमाव से प्रभावित है, जिसको लोग लख कहते हैं, मन कहते हैं, चवर कहते हैं। हजारों एकड़ जमीन में पानी लगा हुआ है और उसकी कोई चिंता नहीं है, कोई उसकी चर्चा नहीं कर रहा है। तो जितनी बड़ी समस्या बाढ़ की है, करीब करीब उतनी ही बड़ी समस्या सूखे और जल जमाव की भी है। बिहार, एक और आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, पिछले 10 वर्ष में देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सिंचित भूमि की मात्रा 11% कम हो गई है। मतलब 10 वर्ष पहले अगर 100 एकड़ जमीन के लिए नहर या नलकूप की व्यवस्था थी, तो नहरों के रखरखाव या नलकूप के रखरखाव के अभाव में वो मात्रा घट के अब 89 एकड़ रह गई है। आप गांव देहात में लोग बताते हैं, भैया ये नहर था 10 वर्ष पहले, इसमें पानी आता था, अब आना बंद हो गया। पहले यहाँ नलकूप था, पहले चलता था, अब वो नहीं चल रहा है। और किसानों की जो बदहाली का तीसरा कारण है भूमि सुधार, जल प्रबंधन के बाद तीसरी जो सबसे बड़ी वजह समझ में आई, वो है उनके फसलों का उचित दाम न मिलना। इन सारी परेशानियों के बावजूद जो किसान यहाँ पैदा कर रहा है, उसको उसके फसल का दाम मिलता ही नहीं है। ना यहाँ कोऑपरेटिव है, ना यहाँ कोई एफपीओ है, ना कोई मंडी है, ना बाजार समिति है, ना कोई प्राइवेट सेक्टर है। इसकी वजह से बिहार में एक आर्थिक अध्ययन है, ये भी आंकड़ा याद कर लीजिए, हर साल बिहार में जो लोग हम आप पैदा करते हैं, यहाँ के किसान, उनको उनके फसल का उचित दाम नहीं मिलने की वजह से करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का लोगों का नुकसान हो रहा है। 20,000 करोड़। अभी 2 महीना पहले धान कटा है, धान का आधिकारिक मूल्य है 2150 रुपया।
यहाँ के किसानों ने धान बेचा है 1600 में, 1700 में। कमोवेश यही स्थिति सभी फसलों की है। मैं एक और आंकड़ा आपको देना चाहता हूं। बिहार यूपी में हम लोग समझते हैं कि पंजाब हरियाणा में जो किसान है वो बड़ा धनी है, तो एक आंकड़ा याद रखिए, पिछले 10 वर्ष में पंजाब में 70% धान और करीब करीब 75% गेहूं सरकार ने सरकारी मूल्य पर खरीदा है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में 13% धान और 1% गेहूं ही सरकारी संस्थाओं पैक्स के माध्यम से खरीदा गया है। सिर्फ 13% धान और 1% गेहूं ही सरकारी मूल्य पर खरीदा गया है। तो ये जो 3 बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी, पलायन, दूसरा शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना और तीसरा किसानों की बदहाली, ये ऐसे मुद्दे हैं जो हर जिले, हर प्रखंड, हर पंचायत में मिले। इसके अलावा जो 4 केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं हैं उसकी जमीनी हकीकत आपको बताना चाहता हूं। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलने की बात बताई गई है। पूरे बिहार में अभी तक मैं जहां पर गया हूं, लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज प्रति माह मिल रहा है। और ये जो 20% की चोरी है, ये चोरी इसलिए हो रही है, ये कम अनाज उनको इसलिए मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि राशन के दुकान वाले चोरी कर रहे हैं। ये 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जनप्रतिनिधि और अफसर जो गरीब कल्याण योजना के अनाज आता है उसमें ये पैसा कमीशन काटा जा रहा है। और ज्यादातर जगह पर लोग कैमरे पर बता रहे हैं कि इसमें 6 से 8 रुपए प्रति क्विंटल के दर से विधायक जी लोग भी अपना हिस्सा ले रहे हैं, चाहे विधायक किसी दल का हो। दूसरी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है स्वच्छ भारत योजना, जिसमें लाभार्थियों को 12,000 रुपये शौचालय के लिए मिलने की बात बताई गई है। पूरे बिहार के पंचायत को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। मुखिया जी और अधिकारियों ने साथ में सिग्नेचर करके बताया कि ओडीएफ हो गया। मैं 4,500 गांव में पैदल चलने के बाद ये आपको कैमरे पर बता रहा हूं कि 2/3 से ज्यादा गांव में जहां हम गए वहां पर खुले में शौच आज भी जीवन की सच्चाई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि शौचालय की योजना में 2,000 रुपए प्रति शौचालय अफसरों ने पैसा लिया, उसमें जनप्रतिनिधियों ने पैसा नहीं लिया है। शौचालय की योजना में 2,000 रुपए प्रति शौचालय अफसरों ने पैसा लिया। एक ही शौचालय के बगल में खड़ा करके 4-4, 5-5 परिवारों के नाम पर पैसे निकाले गए। किसी ने इस बात की चिंता नहीं की कि शौचालय बना कि नहीं, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं। तीसरी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। अभी तक 17 महीनों में जो लोग मुझे मिले हैं, ज्यादातर लोग इंदिरा आवास योजना की बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिसमें 1,40,000 रुपया लाभार्थियों को मिलना है, उस योजना के लाभार्थी तो बहुत संख्या में है ही नहीं। ग्राम सभा को जो ये अधिकार था वो अधिकार वापस ले लिया गया, तो किसी को ये घर नहीं दे सकते हैं। लेकिन जिन कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला भी है, उनको भी 25,000 से लेकर 40,000 रुपए प्रति लाभार्थी घूस देना है। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर भी 20 से 25,000 रुपया अफसर तो अपने हिस्से का लेगा ही लेगा। अगर जनप्रतिनिधि भी पैसा ले रहा है तो लाभार्थियों को 35 से 40,000 रुपया देना है। और इसकी पूरी व्यवस्था इतनी बढ़िया बनी हुई है कि आपका नाम लिखने के लिए 1,000 रुपया, आपके घर का फोटो लगाकर भेजने के लिए 2,000 रुपया, पहला किस्त जारी होगा तो उसमें 11,000 रुपया, मतलब पूरी एक व्यवस्था इसकी बनी हुई है। चौथी जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है वो है मनरेगा की। इस योजना ने मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया है। मैंने जब चलना शुरू किया तो मेरा अपना अनुमान था कि बिहार में जितने बड़ी संख्या में भूमिहीन लोग हैं, मजदूर हैं, बाहर लोग जाते हैं मजदूरी करने, तो मुझे हर गांव पंचायत में मनरेगा का काम होता हुआ सक्रिय काम दिखेगा। अभी तक मुझे कोई भी मनरेगा का सक्रिय काम 17 महीना में दिखा ही नहीं। लोग राह चलते हुए ये बताते हैं कि भैया ये मिट्टी भरा गया है मनरेगा में, कुछ लोग बताते हैं कि ये पेड़ लगाया गया मनरेगा में, या आंगनवाड़ी सेंटर या जो पंचायत भवन है उसमें मनरेगा के मजदूरों का उपयोग किया गया है। लेकिन मनरेगा का सक्रिय काम अभी तक मुझे नहीं दिखा है। इसको जब मैंने आंकड़ों में देखा तो पिछले वर्ष मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर 100 रुपया मनरेगा के तहत बिहार के लोगों को, बिहार सरकार को मिल सकता था
तो यहाँ की सरकार और अधिकारियों के उदासीनता और लापरवाही की वजह से 61 रुपया तो 100 रुपया में हम लोग लेकर आए ही नहीं, वहीं सरेंडर कर दिया दिल्ली में। और जो 40 रुपया आया उसमें मनरेगा में 40 से 50% की दर से कमीशन काटा जा रहा है। तो कुल मिला जुलाकर 100 रुपया में 25 रुपया ही मनरेगा के नाम पर जमीन पर पहुंचा है। ये 4 केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। इसके अलावा जो राज्य सरकार की बड़ी योजना है उसकी जमीनी हकीकत मैं आपको बताना चाहता हूं। 7 निश्चय के अंतर्गत जो बड़ी घोषणाएं की गई थी, बड़ी योजनाएं बनाई गई थी, उसकी जमीनी हकीकत ये है कि जो पहली योजना थी बेरोजगार युवाओं को, 18 से 35 साल के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1000 रुपए की मासिक सहायता, अभी तक इस योजना को ना शुरू किया गया, ना इसका कोई लाभार्थी मुझे मिला, ना कोई अफसर या कोई जनप्रतिनिधि या कोई पत्रकार बंधु भी इसका बात ही नहीं करता है। 18 साल से 35 साल के बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए की मासिक सहायता राशि अभी तक बिहार सरकार ने 2015 के बाद इस योजना को शुरू ही नहीं किया। दूसरी 7 निश्चय की बड़ी योजना थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसमें यह तय किया गया था, एक अनुमान था कि बिहार में 1/3 मतलब करीब 1.25 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को 12वीं के आगे आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं पढ़ा पाते हैं। योजना ये थी कि 12वीं के बाद सरकार की गारंटी पर बैंक उन बच्चों को, परिवार को पैसा दे ताकि लोग जाकर आगे की पढ़ाई करें और जब उनको नौकरी मिले तो पैसा वापस करें। बिहार सरकार का आंकड़ा बता रहा है कि पिछले 10 वर्षों में अभी तक 9 लाख से कम लोगों को ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिला है। इस योजना को भी करीब हमने आपने सबने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, लोगों ने इसको भुला दिया है। तीसरी योजना जिसकी आप लोग खूब चर्चा करते हैं वो है नल जल योजना। 2015 में बिहार में के अध्ययन में ये पता चला कि सिर्फ 3% घरों में ही यहाँ नल से पानी 2015 में पहुंचा था। तो ये योजना बनाई गई कि अगर 25,000 करोड़ रुपया 5 साल में खर्च किया जाए तो हर घर में बिहार में नल से पानी पहुंचा दिया जाएगा। योजना बनी, चली, उस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च भी किए गए, लेकिन सरकार की गलत नीति की वजह से, लापरवाही, भ्रष्टाचार की वजह से नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर जगहों पर नल जल योजना ठीक से बनी नहीं, या बनी तो उसके बाद चली नहीं, और फिर चली तो चलने के बाद रख रखाव के अभाव में बंद हो गई। आज सरकार का दावा है कि 2/3 घरों में नल से पानी पहुंच रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि 1/3 घरों में पानी पहुंचा है, 2/3 घरों में नल जल का पानी नहीं पहुंचा है। चौथी जो 7 निश्चय की बड़ी योजना थी, जो सबसे बड़ी योजना थी 7 निश्चय की, आपके ध्यान में ला दूं, नालियों गलियों के पक्कीकरण की योजना 7 निश्चय में। इसके लिए 5 वर्ष में 80,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। ये तय किया गया था कि बिहार में रहने वाले हर परिवार का जो घर से जो नाली निकलती है उस नाली का पक्कीकरण किया जाएगा। उन नालियों को बाहर लाकर गांव में एक बड़े नाले से जोड़ा जाएगा और उस बड़े नाले से पानी को निकालकर गांव के बाहर उसका निस्तारण किया जाएगा। ये कितनी बड़ी समस्या है इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। इस बात से मैं एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं क्यों इसकी चर्चा की गई है। 2015 तक बिहार में करीब 20% FIR झगड़े, ग्रामीण झगड़े नालियों से निकलने वाले पानी से जुड़े हुए मसलों से के वजह से थे। इसलिए ये योजना बनाई गई। इस योजना में बड़े स्तर पर बंदरबाट हुआ, पैसा बटा। गांव में दिख रहा है कि गांव के रोड के किनारे बड़े नाले बनाए गए, घरों से नाली का पक्कीकरण नहीं किया गया। सड़कों के किनारे बेतरतीब तरीके से बड़े नाले बनाए गए, उन नालों को घरों के नालियों से न जोड़ा गया, न इन नालों से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था की गई। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर ये जो बड़े नाले हैं ये कूड़ेदान में परिवर्तित हो गए। वहां पर लोग भैंस बांध रहे हैं, गोबर पाथ रहे हैं, उसमें पूरा कूड़ा भर गया, वो नाले बंद हो गए और हजारों करोड़ रुपया सरकार का, बिहार की जनता का बर्बाद हो गया। ये बिहार सरकार के 7 निश्चय पर व्हाइट पत्र आपको दे रहे हैं नीतीश कुमार से, और उनकी सरकार से जरा पूछिए कि ये 7 निश्चय में जो मैं बोल रहा हूं ये सही है या गलत है। 3 क्षेत्र जहां यहाँ बच्चों को, यहाँ फैक्ट्री उद्योग तो कोई है नहीं, नौकरी का कोई साधन है नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के अपराधियों के जंगल राज में 3 ऐसे क्षेत्र है जहां मैंने देखा युवक काम पा रहे हैं। पहला है अवैध शराब का कारोबार। हर गांव में 10 से 15 बच्चे
अवैध शराब के कारोबार में लग गए हैं। दूसरा है बालू का अवैध धंधा। आप रोड पर चलते हैं, अगर आपको 10 ट्रैक्टर ट्रॉली या बस ट्रक मिलता है तो उसमें 2 या 3 ट्रक या ट्रॉली जो है वो निश्चित तौर पर अवैध बालू के कारोबार से जुड़ा हुआ है। और तीसरा रोजगार का धंधा है ये जो अनाज की चोरी हो रही है, इसकी चर्चा भी बहुत आप लोग नहीं करते। शराब माफिया, बालू माफिया की बात हो रही है, लेकिन बिहार में एक बहुत बड़ा माफिया अभी मैं देख रहा हूं, वो है अनाज माफिया। ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अनाज आ रहा है, अफसर और जनप्रतिनिधि तो पैसा ले रहे हैं, अनाज तो ले नहीं रहे। तो इस अनाज को चोरी करके पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हर जिले में सैकड़ों लोगों का एक तंत्र बना हुआ है जो अनाज को निकालता है, चाहे वो एफसीआई गोडाउन से निकाले या दुकान से ले, और उसको फिर से उसी में रिसाइकल करता रहे। तो ये 3 ऐसे क्षेत्र है जहां बिहार के नवयुवक नए रोजगार पा रहे हैं। ये नीतीश कुमार का देन है, ये नीतीश कुमार का मॉडल है। 2 क्षेत्र जहां सुधार दिखा वो है सड़क और बिजली। निश्चित तौर पर अभी तक मैं जहां पर भी गया हूं बिजली हर जगह आ गई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हर गांव टोले में बिजली आ गई है। बिजली को लेकर लोगों को 2 शिकायत है। एक तो कई लोग ये बताते हैं कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा या गलत आ रहा है उनकी नजर में, और एक बार बिजली का बिल आपका गलत आ गया तो फिर आप चाहे डीसीएलआर के ऑफिस में जाइए या लोक अदालत में चक्कर लगाते रहिए, आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। दूसरी बिजली को लेकर एक नई शिकायत लोग बता रहे हैं, वो स्मार्टफोन के रिचार्ज को लेकर है। पहले बिल आप आने के बाद देते थे, जब ये स्मार्ट मीटर को आपको रिचार्ज कराना है तो जो बहुत गरीब आदमी है वो एक बार जब वो रिचार्ज नहीं करा पा रहा है, उसका बिजली कट गया, तो लोगों के पास उतना पैसा होने में 10-10 दिन लग जाता है ताकि वो रिचार्ज कर पाए। सड़कों की जो स्थिति है, मैं ज्यादातर ग्रामीण सड़कों पर ही मैंने पदयात्रा की है। निश्चित तौर पर नेशनल और स्टेट हाईवे में सुधार हुआ है, लोग बताते हैं और इसकी चर्चा भी होती है। लेकिन ग्रामीण सड़कों की जो स्थिति है, चाहे वो प्रधानमंत्री संपर्क योजना हो, मुख्यमंत्री संपर्क योजना हो, आरईओ ग्रामीण कार्य का रोड हो या पंचायत का रोड हो, ग्रामीण सड़कों की स्थिति कमोवेश वही है, लोग बताते हैं, जो लालू जी के राज में, जंगल राज में कभी होती थी। तो कुल मिला जुलाकर ये अभी तक का अनुभव रहा है। 3 शब्द जो मैंने सबसे ज्यादा सुने इस पदयात्रा के दौरान, वो है अफसरशाही का बोलबाला और अफसरशाही से परेशान जनता। दूसरा शब्द है सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, और तीसरा सरकारी योजनाओं में काटे जाने वाला पीसी। अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी, ये 3 शब्द सबसे ज्यादा सुने गए। समाज का हर वर्ग ये बता रहा है कि सरकार को जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि अफसर चला रहे हैं। चाहे आप गरीब हैं, अमीर हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, सामान्य आदमी है, जनप्रतिनिधि हैं, अफसरों की आगे किसी की चलने वाली नहीं है। अफसरों का जंगल राज है, ये जो नीतीश कुमार का राज है, ये अफसरों का जंगल राज है। दूसरा, सरकार का कोई ऐसा विभाग नहीं है, चाहे आपको जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, दाखिल खारिज कराना है, कोई भी सरकारी काम, एफआईआर कराना हो, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना हो, कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना पैसा दिए हो जाए। और तीसरा जो शब्द पीसी है, योजना चाहे केंद्र की हो या राज्य की, हर योजना में व्यवस्थित तरीके से 10% से लेकर 40% तक पीसी काटने की व्यवस्था को बिहार में संस्थागत इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। सबको मालूम है कि किसको कितना परसेंट मिलना है। तो अभी तक का ये मेरा अनुभव रहा है। अब आपके जो सवाल है वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जंगल राज की आपने चर्चा जी नहीं, जंगल राज की चर्चा इसलिए की कि चलते हुए मैं रामनगर में एक हमसे नाई समाज का एक व्यक्ति मिला, तो लोगों ने बताया कि भैया इनकी राजनीतिक सूझ बहुत अच्छी है, इनसे जरा पूछिए कि बिहार में क्या दशा है। तो मैंने उससे पूछा कि ये बताइए कि लालू जी और नीतीश जी के राज में क्या फर्क है। उसने बहुत अच्छी बात बताई। मैंने जब पदयात्रा शुरू की थी तब, उसके बाद तो लोगों ने और बताया कि भैया लालू जी के राज और नीतीश के राज में फर्क कुछ नहीं है। दोनों के ही राज में जनता का हजामत पूरा बना है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में यह हजामत जो है जनता का, वो अपराधी बनाते थे, और नीतीश के राज में यह हजामत अब अधिकारी बना रहे हैं।
लालू जी के राज में लूटमार का काम अपराधी कर रहे थे। नीतीश के राज में लूटमार का काम अब अधिकारी कर रहे हैं। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो शाम होने के बाद गन लगाकर लूटता था। नीतीश के राज में अफसर दिन में कलम लगाकर लूट रहा है। तो फिर उसने कहा कि इसीलिए भैया लालू जी का जो राज था, अगर वो अपराधियों का जंगल राज था, तो जो नीतीश का राज है वो अधिकारियों का जंगल राज है। और इस बात को मैंने पिछले 17 महीनों में जहां पर भी मैं गांव में गया हूं बात किया है, ज्यादातर लोग इस बात से सहमत है कि नहीं भैया ये आकलन बिल्कुल ठीक है। एक बात सवाल और है कि आपने ये भी कहा था कि अभी जो बच्चों के लिए आप वोट करिए जी, इसमें सारे लोग कहते हैं कि मैं रोजगार दूंगा। कोई ऐसी पार्टी तो है नहीं जो कहती है रोजगार हम नहीं देंगे। बच्चों के लिए फिर कैसे वोट करें? बच्चों के लिए वोट देना और रोजगार के लिए वोट देना दोनों में फर्क है। आप पार्टी कह रही है कि हम किसने आकर रोजगार के लिए वोट मांगा हमको बताइए। लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया भारत को मजबूत बनाना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, इसलिए वोट दीजिए। लोगों ने कहा कि हमने पुलवामा कर दिया इसलिए वोट दीजिए। लोग ये कह रहे हैं कि तुम हमारी जाति के हो, तुमको आरक्षण देंगे इसलिए वोट दीजिए। लोग ये कह रहे हैं कि भाई भारत को मजबूत बनाना है इसलिए वोट दीजिए। लोग ये कह रहे हैं कि हमने मंदिर बना दिया इसलिए वोट दीजिए। लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दीजिए। लोग ये कह रहे हैं कि तुम हमारे बच्चे को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है इसलिए वोट दीजिए। लोग कहाँ कह रहे हैं कि हम तुमको रोजगार देंगे इसलिए वोट दीजिए। मुझे कोई वक्तव्य किसी नेता का दिखा दीजिए। ये तो घोषणा पत्र में एक बात मेंशन किया है। आप मुझे बताइए किसी बिहार के नीतीश कुमार ने, लालू जी ने, नरेंद्र मोदी ने, लोग सैकड़ों भाषण यहाँ उन्होंने दिए हैं, मुझे निकाल कर दिखाइए जहां उन्होंने ये कहा हो कि मैं आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर रहा हूं, मैंने 5 वर्ष में किया है इसलिए मुझे वोट दीजिए। ये किसी ने नहीं कहा है, भ्रम मत पालिए। अभी तो जो लड़ाई, अरे आप सुन तो लीजिए। अगर मैं तो आपको कैमरे पे दावा कर रहा हूं, मोदी जी का भाषण आप मुझे सुना दीजिए जिसमें मोदी जी ने ये कहा है कि पिछले 5 वर्ष में हमने आपकी शिक्षा व्यवस्था, आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कर दी इसलिए मुझे वोट दीजिए। मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमने आपके 5 किलो राशन की व्यवस्था की है इसलिए वोट दीजिए। मैं कह रहा हूं कि 5 किलो राशन से आपका पेट भरेगा, आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा। दोनों में फर्क करना समझिए। सर, लोग आप पर क्यों भरोसा करें? पहले भी नेताओं से लोग ठगे जा चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। और आप खगड़िया में मैं अभी आया हूं इसलिए आपको दोष नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपने मेरे वक्तव्यों को सुना होगा तो मैं पहला ही लाइन कहता हूं कि मुझ पर बिल्कुल भरोसा मत करो, मुझे वोट मत दो, मेरा कोई दल नहीं है। लेकिन जिस पर भी तुम्हारा भरोसा है, जिसको भी वोट देते हो, उसको मुफ्त में वोट मत दो। मैं ये भी कहता हूं कि अगर आप अपने जात वाले को गेहूं चावल बेचते हैं तो उससे पैसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? दूध कपड़ा सब्जी बेचते हैं उससे पैसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो फिर अगर अपने जात वाले को भी दे रहे हो तो वोट मुफ्त में क्यों दे रहे हो? वोट अपने जात वाले को देना है दो, लेकिन कम से कम उससे अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई तो मांगो। मुफ्त में वोट दोगे तो वोट चाहे मोदी को दो या लालू को दो, नीतीश को दो कि प्रशांत किशोर को दो, नुकसान होगा ही होगा। मैं ये बात बता रहा हूं, मैं किसी को नहीं कहता हूं, मैं सामने से खड़ा होकर कहता हूं कि अगर हम पर भरोसा करके हमको वोट दोगे तो मैं भी कल आपको ठग सकता हूं। इसलिए भरोसा हम पर मत करो, अपने आप पर भरोसा करो, अपने बच्चों के लिए खड़े हो, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दो। मोदी, लालू, नीतीश, प्रशांत किशोर का चेहरा देखकर वोट मत दो। और ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जब हम लोग को अपने रोजगार, पढ़ाई, पलायन पर चर्चा होनी चाहिए तो दिन रात यही चर्चा हो रही है कि कांग्रेस का आदमी कहाँ भागा, नीतीश कहाँ भागे, लालू कहाँ गए। अरे भैया कोई आ जाए, 35 वर्ष से इन चारों पार्टियों ने राज यहाँ किया है कि नहीं किया? यूपीए की सरकार रही है ना दिल्ली में, 10 वर्ष कांग्रेस वाले भी शासन में रहे हैं और 10 वर्ष से अभी मोदी जी भी शासन में हैं। आप जरा मुझे बताइए, बिहार से पलायन रुक गया? खगड़िया के में बच्चों के परिवारों की स्थिति सुधर गई? पहले 40 वर्ष कांग्रेस का शासन था, 15 वर्ष लालू जी थे, अभी 18 वर्ष से नीतीश कुमार। पद यात्रा का जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, 17 महीना जो चल दिए और फिर आगे का कार्यक्रम साल भर का है, इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है ये मैं जानना चाहता हूँ। रिजल्ट ये निकलने वाला है कि बिहार की जनता जो इन सारे दलों से त्रस्त है वो मिलकर एक नया दल बनाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि पदयात्रा के प्रभाव से समाज में एक बड़ा वर्ग खड़ा होगा और वो उन लोगों का चुनाव करेगा जिन पर उनका भरोसा होगा, जो उनके बच्चों के लिए, जिनको सुधारने, जिनके पास
समाज की नजर में बिहार को सुधारने के लिए, उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए न सिर्फ जज्बा और नियत होगी बल्कि उनके पास उसको सुधारने का एक कार्यक्रम भी होगा। आज आप नीतीश कुमार, लालू यादव या अन्य पार्टियों के बारे में आप बोल रहे हैं ये योजना चल रहा है, ये योजना चल रहा है, लेकिन हम ये क्यों नहीं कहेंगे आप हजमौला देने का काम प्रशांत किशोर ही करते थे। अगर आपका सवाल पूछने का लहजा तो बड़ा अजीब सा है, लेकिन अगर आपका ये कहना है कि पहले हमने उनकी मदद की है हाँ। तो आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं, ये जायज सवाल है। लोग सवाल मैंने 2014-15 में नीतीश कुमार की मदद की थी, लेकिन 2014-15 के नीतीश कुमार में और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। मान्यवर, 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, ये वो नीतीश कुमार थे जिनके बारे में बिहार में एक बड़ा वर्ग मानता था कि ये आदमी बिहार को सुधारने की दिशा में काम कर रहा है, सुशासन बाबू को कहा जाता था। आज जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं, पूरे बिहार की जनता मान रही है कि इस आदमी को प्रशासन सुशासन से कोई मतलब नहीं है, अपने कुर्सी से मतलब है और इनका राज सुशासन का राज, सुशासन न होकर अपराधियों का जंगल राज है। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी वो नीतीश कुमार थे जिनका दल लोकसभा 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार नहीं हारे थे, उनका दल हारा था। उनके पास 117 विधायक थे, लेकिन नीतीश कुमार ने राजनीतिक मोरालिटी के नाम पर पद से इस्तीफा दे दिया। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं वो नीतीश कुमार है जो चुनाव हार गए हैं। 42 विधायक लेकर जुगाड़ लगाकर कभी भाजपा का हाथ पकड़कर, कभी लालटेन पकड़कर कुर्सी पर चिपके हुए। और सबसे बढ़ के बात, जिस नीतीश कुमार की 14-15 में मैंने मदद की थी, मैं वो नीतीश कुमार को जानता था जो गैसल पश्चिम बंगाल में जब रेल दुर्घटना हुई जिसमें करीब 300 लोगों की मृत्यु हुई थी, उस रेल दुर्घटना के बाद नीतीश कुमार ने पद से, रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जब उन्होंने इस्तीफा दिया, वाजपेयी जी ने इस्तीफा को स्वीकार नहीं किया, तो नीतीश बाबू ने बयान दिया था कि जब हमारे कुर्सी पर रहते हुए 300 लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं इस कुर्सी पर कैसे बैठूंगा। मैंने उस नीतीश कुमार का मदद किया था। जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं ये वो नीतीश कुमार है कि कोरोना काल में हजारों बिहार के बच्चे उनकी बलि चढ़ गई, उनकी दुखद मृत्यु हो गई, लाखों बच्चे मारे मारे फिर रहे थे। कोरोना पूरे देश पर संकट था, लेकिन जितना बड़ा संकट बिहार के लोगों को, बिहार के बच्चों को झेलना पड़ा, उतना बड़ा संकट किसी पे नहीं आया। और उस दौर में नीतीश कुमार 1 महीने तक अपने घर से बाहर नहीं निकले, इसलिए उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात जो आप अंत में समझ लीजिए, जिस लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं, लोकतंत्र में 5 वर्ष में चुनाव होता है। क्यों? ये इसलिए होता है कि लोकतंत्र और संविधान आपको ये बताता है कि जिस दल और नेता, विचारधारा जिस पर भी आपका भरोसा है, आप उसके साथ खड़े होइए, उसकी मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो वोट, वो भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जिंदगी भर की बदुआ मजदूरी नहीं है। अगर आपके दिमाग से मैं चलूं तब तो एक बार आपने वोट दे दिया तो जीवन भर के लिए वही आदमी रहिए, चुनाव कराने की जरूरत क्या है। महोदय, आप तो लोकतंत्र ही खत्म कर देंगे। एक बार आप दे दिए वोट मोदी जी को तो फिर चुनाव का, फिर वोट बदलने का आपने अधिकार ही खो दिया आपके हिसाब से। तब तो एक बार मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री, अब काहे के लिए वोट देने जाते हैं। और अगर मोदी जी ने काम नहीं किया, आपने वोट दूसरे को दिया, तो इसका मतलब कि आप धोखा कर रहे हैं। आप धोखा नहीं कर रहे हैं, ये नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य है। इसी से लोकतंत्र चलता है। जब कोई अच्छा कर रहा है या आपका उस पर भरोसा है तो आप उसके साथ खड़े होइए। जब वो अच्छा नहीं कर रहा है तो जितनी ताकत से उसकी मदद की है उतनी ही ताकत से उसको धक्का देके बाहर भी हटाना ये नागरिक की जिम्मेवारी है। हिंदुत्व के नाम पर हिंदुत्व के नाम पर वोट देने वाले जनता को आप कैसे काउंटर करेंगे जो विकास के मुद्दे को प्राथमिकता नहीं देती? मेरे भाई, ऐसा है, ये आपका भ्रम है कि हिंदुत्व के नाम पर या जाति के नाम पर ही वोट पड़ता है। मैंने शुरू में ही कहा, वोट 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पड़ते हैं, उसमें एक हिंदुत्व भी फैक्टर है। पूरे देश में 80% हिंदू रहते हैं। पिछले बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ, भाजपा को इतनी बड़ी जीत मिली तो भाजपा को कुल 38% वोट मिला है। 80% हिंदुओं के देश में अगर भाजपा को 38% वोट मिला है, इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा हिंदुओं ने भाजपा को वोट नहीं दिया है। तो काहे आप बेकार घबराए जा रहे हैं? आप करें, कैसे काउंटर करेंगे? हम काउंटर ऐसे करेंगे कि जो हिंदू भाजपा को वोट नहीं कर रहा है उसको कहेंगे कि तुम आओ और इस नए विकल्प में जुड़ो, और उसके साथ साथ जो हिंदू भाजपा को वोट दे रहे हैं
उनको भी कह रहे हैं कि तुम हिंदू होने के नाम पर कितना दिन वोट देते रहोगे, अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई के लिए वोट करो। प्रधान जी की नजर में बिहार में नया विकल्प क्या? नया विकल्प बिहार के लोगों के द्वारा मिलकर बनाए जाने वाला वो बनाए जाने वाला दल है, जो यहाँ बिहार में सही मायनों में जनता का राज कायम करे और लोगों को ये जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जहां लोग भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा को वोट देने के लिए बाध्य हैं, इस राजनीतिक गुलामी से, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से बाहर निकालें, ये मेरा रास्ता है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का लॉन्च करेंगे प्रशांत किशोर? क्या लोकसभा चुनाव से पहले हमने एक बार जो बात कह दी उससे हम डिगेंगे नहीं। पदयात्रा जब शुरू हुई उसके 6 महीना पहले 5 मई 2022 को पटना के प्रेस वार्ता में हमने बताया कि पार्टी पदयात्रा खत्म होने के बाद ही बनेगी और इसका कोई समय निश्चित नहीं है, चाहे हमको 1 बरस लगे या पदयात्रा करने में 4 बरस लगे। पार्टी तब बनेगी जब पदयात्रा पूरा हो जाए, और जब बन जाएगी उसके बाद जो चुनाव आएगा सामने, वो चाहे वार्ड सदस्य का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा है, सब लड़ा जाएगा। लेकिन सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आज हड़बड़ी में पार्टी बना दें तो फिर हमारी दशा भी वही होगी जो दूसरे लोगों की है। जब चुनाव आया, दल बना लिया, 4 आदमी झंडा लेकर खड़ा हो गया, ये वो प्रयास नहीं है। पूरे बिहार में जब पदयात्रा पूरी हो जाएगी, कम से कम 2/3 बिहार में पूरा हो जाए, उसके बाद सारे लोग जो दल बनाना चाहते हैं वो जुड़ जाएं, वो मिलकर दल बनाए, तो फिर उनके साथ दल बनाया जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा। हम इसके नेता नहीं हैं, हम इसके कुम्हार हैं। जो घड़ा है वो तो मिट्टी और चाक से बनता है। कुम्हार कितना भी होशियार हो, अगर बढ़िया मिट्टी और चाक ना हो तो घड़ा नहीं बन सकता है। बिहार में हम पदयात्रा के जरिए वो अच्छी मिट्टी और चाक ढूंढ रहे हैं और अपने अनुभव से उस मिट्टी को गूंद कर उस चाक पर थोड़ा सा उसको सहारा देंगे और वो बढ़िया घड़ा बनकर आएगा। आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको एक और बात बता, नीतीश जी ने विधानसभा में एक बड़ा वल्गर स्टेटमेंट दिया था महिलाओं को लेकर। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने मध्य प्रदेश में महिलाओं को कहा कि जिस दल के लोग इस तरह की महिलाओं के बारे में टिप्पणी करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। वही मोदी जी सजा के तौर पर नीतीश कुमार को बिहार की महिलाओं का मुख्यमंत्री बना दिए। देखिए, ऐसा है, ये बिहार का दुर्भाग्य है। लालू नीतीश ने जो किया वो तो किया ही पिछले 30-35 वर्ष में, लेकिन कांग्रेस और भाजपा यहाँ इतनी बड़ी दोषी पार्टी है बिहार की बर्बादी के लिए। पहले 15 साल लालू जी को बिहार की जनता ने नहीं जिताया था। बिहार की जनता ने लालू जी को सिर्फ अकेले अपने दम पर 1 बार जिताया है। बाकी सारे समय 20-25 सांसदों के लालच में कांग्रेस ने लालू जी को बिहार में जो जंगल राज चलाया उसके लिए कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेवार है। तो जो काम कांग्रेस ने लालू जी के साथ किया वही काम भाजपा आज नीतीश के साथ कर रही है। नीतीश कुमार को यहाँ कुर्सी पे बैठाए रखो, बिहार की जनता चाहे जितना दिक्कत में पड़े, अपना 30-35 सांसद यहाँ से जीत कर जाए और हम लोग भी दिल्ली में राज करते रहे। बिहार से 30-35 सांसद सबको चाहिए, लेकिन बिहारी कह के गाली भी सबको देना है। बिहार से वोट सबको चाहिए, लेकिन बिहार के बच्चों की चिंता किसी को नहीं करनी है। दिल्ली में बैठकर कोई कहे कि भाई बिहार का आदमी पलायन क्यों कर रहा है, तो वहाँ बिहारियों का मजाक उड़ाइए, कहिए ये सब तो जाति में बटा हुआ है, ये सब तो बड़ा अनपढ़ अशिक्षित है। बताइए, राहुल गांधी यहाँ यात्रा करने आए हैं। अभी 1 महीना पहले जुमा अभी जिस आदमी को मुख्यमंत्री बने 2 हफ्ते नहीं हुआ, उस आदमी की इतनी कुवत है। कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री अभी बना है तेलंगाना में, कहता है कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करने का, उसका इतना कुवत है। और वही राहुल गांधी आकर बिहार में वोट मांग रहे हैं। अगर हम लोग की कुवत मजदूरी करने की है तो हम लोग से वोट मांगने क्यों आ रहे हो भाई? तेलंगाना के वोट से ही बन जाओ देश के राजा। अगर मोदी जी को लगता है कि बिहार पिछड़ा है तो आप मुझे बताइए, वहां इन्वेस्टमेंट समिट होता है, लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। आप पत्रकारिता करते हैं, 10 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एक दिन बिहार की भी आ जाते। चलिए, लाख करोड़ नहीं 2-4 हजार करोड़ का ही एगो फैक्ट्री बिहार की में ही लगा देते। एक मोदी जी के लिए लोग कहता है भाई 16 घंटा काम करते हैं, तो एक 16 घंटा बिहार के लोगों के लिए भी निकालते कि भाई बैठो देखो कि बिहार की चीनी मिल कैसे चालू होगी। आपको क्या लगता है कि अगर मोदी जी आज किसी उद्योगपति को कह दें कि बिहार में चीनी मिल चालू करना है, तो किस उद्योगपति का हिम्मत है कह देगा कि नहीं करेंगे? और
जिस गुजरात से 26 एमपी जीत कर गया, वहां हर 10वें दिन मोदी जी इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, वहां हर 15 दिन जाकर वहां बैठक कर रहे हैं, गुजरात की विकास की चिंता कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। और आपका ये खगड़िया कुशेश्वर स्थान का पैसेंजर ट्रेन अभी 40 वर्ष से अदर में अटका हुआ है, किसी ने उसकी बात की? हम लोग 39 एमपी जिता कर भेजे। तो जब आपको हमको अपने चिंता नहीं है तो मोदी जी और राहुल जी काहे आपका हमारा चिंता करेंगे? लालू नीतीश तो लूटिए रहे, उसको तो बर्बाद किया ही, लेकिन वो गलती बिहार की जनता का शोषण इसलिए कर पा रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस इन लोगों की मदद कर रहे हैं। सर एक सवाल